बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि परसों हमने ये टॉपिक शुरू किया था रिसर्च का। क्योंकि ये सेमेस्टर आपका दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। एक तो आपने काम करना है टीचिंग प्रैक्टिस पर, उससे आप कुछ गो थ्रू हैं। और ये आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई नई चीज़ भी नहीं है, इसलिए कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एमफिल हैं। तो उन्होंने पहले रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है, उन्होंने थीसिस भी लिखे हुए हैं, तो उनके लिए ये कोई नई चीज़ भी नहीं है और कोई मुश्किल काम भी नहीं है। बहरहाल, सबसे पहला जो स्टेप हमारा है वो है कि हमने जो अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है वो कैसे करना है, और हमारी रिसर्च कौन सी रिसर्च होगी। इसलिए कि जिन लोगों ने इससे पहले एमफिल किया तो उन्होंने जो रिसर्च किया वो सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च की हुई है। उसमें उन्होंने अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड ही टॉपिक सेलेक्ट किया, उसी को अप्रूव करवाया और उसी पर उन्होंने काम किया। लेकिन ये जो रिसर्च है ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट टाइप की है। इसलिए कि हाँ, हम किसी भी सब्जेक्ट के हों, हमने जो रिसर्च करनी है वो अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। कि हमने जो रिसर्च करेंगे वो एकेडमिकली करेंगे, कि हम देखेंगे कि एजुकेशन में वो रिसर्च हमें क्या काम देगी, और उस रिसर्च का जो एजुकेशन में रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए कितना फायदेमंद होगा। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टार्ट करना है कि रिसर्च कैसे की जाती है, और हमने टॉपिक जो सिलेक्ट करना है रिसर्च का वो किस किस्म का टॉपिक हमने सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिसर्च क्या होता है। मैं परसों भी आपको ये बात बता चुका हूँ। जी, अब मेरे ख्याल से काफी सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है। तो हमने देखना है कि रिसर्च होता क्या है। आपके सामने स्लाइड स्क्रीन पे मौजूद है। रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, किसी नए नॉलेज की क्रिएशन करना, या एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, या किसी पहले से मौजूद नॉलेज को इस्तेमाल करना। कौन से वे में इस्तेमाल करना? इन द न्यू एंड क्रिएटिव वे, नए तरीकेकार के साथ और नए क्रिएटिव तख्लीकी अंदाज में हम पुराने नॉलेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपके सामने कि परसों हमने ये बात की थी कि पहिया ऑलरेडी इजाद हो चुका है। अब अगर आज कोई बंदा एक पहिया बना के लेके आता है तो वो कहता है जी कि मैंने पहिया इजाद किया है, तो उसकी ये बात दुरुस्त नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि पहिया जो है वो पहले से इजाद हो चुका है। अब हमें चाहिए कि जो काम पहले रिसर्च के अंदर हो चुका है, जिसका रिजल्ट सामने आ चुका है, उस रिजल्ट की बेस पे अब हमने उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को, उस एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को यूज करना है, उस एग्जिस्टिंग मेथडोलॉजी को यूज करना है फॉर द न्यू मेथडोलॉजी और न्यू कंसेप्ट।
हमने उस पहिए को इस्तेमाल करके कोई नई चीज बनानी है। जैसे कि आपने देखा है कि उस पहिए को इस्तेमाल किया गया, बैलगाड़ी बनाई गई, टांगा बनाया गया, गाड़ी बनाई गई, मोटरसाइकिल बनाया गया, हत्ता कि अब वो पहिया जो है वो जहाज के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारा का जो प्रोसेस चला, और ये सारी की सारी जो अचीवमेंट्स हमारे सामने आई, ये सारी की सारी जो तरक्की हुई, ये किसकी बेस पे हुई? ये रिसर्च की बेस पे हुई। कि आपके सामने एक नॉलेज सामने आया, आपके सामने एक कंसेप्ट सामने आया पहिए की शक्ल में, फिर उसी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को लेके नए क्रिएटिव वे से उस कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया, और नई से नई इजादात होती रही। तो ये रिसर्च का पर्पस होता है कि आप किसी चीज के अंदर एवोल्यूशन लाने के लिए आप नई नए तरीके से एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए नई चीजों को लेके आते हो, और ये उसकी प्रोग्रेस को बढ़ाते हो। जैसे कि आपने ये देखा होगा कि शुरू में जब हमारे पास मोबाइल आया, तो एक तो उसका साइज भी बहुत बड़ा था, दूसरा वो बटनों वाला मोबाइल था, तीसरा ये कि उसके कैमरा भी नहीं इस्तेमाल हो रहा था, और उसमें इतने ज्यादा फीचर्स मौजूद नहीं थे। हाँ, वो कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ, या उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने हम उसके अंदर ऑपरेशंस करते हैं, वो सारे के सारे ये सारे मौजूद नहीं थे। अब जब एक कंसेप्ट मोबाइल की शक्ल में हमारे सामने आ गया, तो फिर उस पर लोगों ने मजीद रिसर्च करना शुरू की, पुराने उसी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को लेके, उसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को लेके उन्होंने एक क्रिएटिव वे से उस नॉलेज को यूज किया, और नई से नई दरियाफ्त करने लगे, और नई से नई चीज इजाद करने लगे। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि रिसर्च वो नॉलेज है, या तो आप उसको नए अंदाज में लेके आते हो, या आपके पास जिस शक्ल में पहले से मौजूद है उसको एक नए क्रिएटिव अंदाज में आप यूज करके एक नई चीज सामने लेके आते हो। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रिसर्च है। नए कंसेप्ट को लेके आते हो, नई मेथोडोलॉजीज को नए लेके आते हो, नई अंडरस्टैंडिंग्स को लेके आते हो, तो हम इसको कहते हैं कि ये रिसर्च है, ये तहकीक है। अगर मैं आपको उर्दू में इसका कंसेप्ट समझाऊं, तो ये है कि रिसर्च बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का नाम है। एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है, आप यूं समझ लें कि किसी चीज का पीछा करना, किसी चीज का ताकुब करना, इसको हम तख्लीक कहते हैं। तो ये तख्लीक है, उर्दू में इसका ये मतलब है कि नई चीज, कोई भी चीज है उसका पीछा करना, उसकी तख्लीक, उसको उसका ताकुब करना। तो इंग्लिश में है कि आपके पास एक सर्च मौजूद है, एक नॉलेज मौजूद है, उसके ऊपर उसी पॉइंट से लेके उसको मजीद आगे लेके चलना, फिर आपने जो नतीजा निकाला है, आपके बाद आने वाला उस नतीजे से आगे उसको स्टार्ट करेगा। और इस तरह ये रिसर्च के ऊपर रिसर्च चलती जा रही होती है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं रिसर्च का। अब हमने देखना है कि हमने जो रिसर्च करनी है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च करनी है, एकेडमिक रिसर्च करनी है, वो कौन सी रिसर्च है, वो कौन सी टाइप में आती है। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि रिसर्च की टाइप्स कितनी होती हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे, स्लाइड आपके सामने आ रही है, जिसमें है टाइप्स ऑफ द रिसर्च। तो बेसिकली तीन किस्म की रिसर्च की टाइप्स हैं। एक जो है वो फंडामेंटल रिसर्च होती है, दूसरी एप्लीकेशन रिसर्च होती है, और तीसरी एक्शन रिसर्च होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब पीएचडी करते हैं या एमफिल करते हैं, तो हमें उसमें रिसर्च करनी पड़ती है, अपनी सब्जेक्ट बेस्ड रिसर्च करनी पड़ती है। एक खास फील्ड के अंदर हम रिसर्च करते हैं, फिर उसके थीसिस भी लिखते हैं। तो वो एक बड़े लेवल की रिसर्च होती है, जिसमें हम थीसिस लिख के कोई थ्योरी क्रिएट करते हैं, ताकि उस थ्योरी की बेस पे आगे नई थ्योरी सामने आए। तो जो थ्योरेटिकल चीज होती है, जो आपको बेसिस प्रोवाइड करती है किसी चीज की, तो वो बेसिकली वो एप्लीकेशन नहीं होती उसकी, वो आपके लिए एक फार्मूला होता है। और उस थ्योरी की बेस पे आप कोई आगे मजीद नए थ्योरेटिकल काम कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होती। उसको हम कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल रिसर्च है। मैं स्लाइड को सामने लेके आता हूं। ये है टाइप्स ऑफ रिसर्च बाय पर्पस। मैंने आपको बताया कि तीन किस्म की टाइप्स होती हैं रिसर्च की, लेकिन ये बाय पर्पस होती हैं। हमने बाय पर्पस ही देखना है कि कितने किस्म की रिसर्च हैं, और इन बाय पर्पस रिसर्च में से
हमने कौन सी रिसर्च करनी है। तो फंडामेंटल रिसर्च के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी थ्रू द डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेबल नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। दूसरे नंबर पे ये एक्सप्लोरेटरी एंड ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च होती है। आपको कुछ ग्राउंड्स प्रोवाइड करती है, आप कुछ बेसिस प्रोवाइड करती है, जिसके बेस पे आप कुछ नई थ्योरीज को जनरेट करते हैं। अच्छा, बेसिक रिसर्च इज लार्जेस्ट इन इट्स स्कोप ऑफ द स्टडी। जैसे मैं आपको बताया कि पीएचडी में या एमफिल में हम इस किस्म की ज्यादातर रिसर्च करते हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है और फंडामेंटल बेस्ड होती है। तो ये अपने स्कोप के हवाले से ये जो इसका घेराव होता है वो बड़ा लार्जेस्ट होता है। दूसरे नंबर पे है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च जो है ये एप्लीकेशन होती है इसकी, और कंफर्मेशन होती है थ्योरी के बाद। थ्योरी के बाद किसी फील्ड में आप इस रिसर्च की बाकायदा से इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज द लिमिटेड टू द स्पेसिफिक थ्योरी। कहते हैं कि ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है ये किसी स्पेसिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली काम कर रही होती है। इसके पीछे आपको कोई थ्योरेटिकल रिसर्च मौजूद होगी, उस थ्योरेटिकल रिसर्च को इस्तेमाल करते हुए आप मजीद अप्लाइड रिसर्च करते हो, यानी एक प्रैक्टिकल उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके, तो बाकायदा किसी फील्ड के अंदर आप उसको अप्लाई करके तो आप ये रिसर्च कर रहे होते हो। बहरहाल ये जो पहली दो टाइप्स हैं पर्पस के हवाले से, फंडामेंटल रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है, तो हमने इन दोनों में से कोई रिसर्च भी नहीं करनी। ये जो हमारी रिसर्च प्रोजेक्ट है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो है ये एक्शन रिसर्च है। तो हमने फोकस करना है बेसिकली एक्शन रिसर्च के ऊपर कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक्शन रिसर्च टेस्टिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम इन द प्रैक्टिस। आपकी प्रैक्टिस के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं हम क्लासरूम के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स का रोजाना हम सामना करते हैं, लेकिन हम क्लासरूम से बाहर निकल के उसको उसकी अक्कासी नहीं करते, उसको हम उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं लिखते कि क्लास में हमें आज क्या क्या प्रॉब्लम्स पेश आई हैं। अगर हम रिफ्लेक्शन लिखें तो हमारे सामने एक ही दिन में बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स सामने आ सकते हैं कि ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, जिसकी एग्जांपल मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। बहरहाल मैं एक ग्राउंड लेवल से आपको लेके चलता हूं कि आप ताकि एक्शन रिसर्च को समझ सके कि एक्शन रिसर्च होती क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एक्शन रिसर्च होती है इसमें हमने केस स्टडी करना होता है। अब केस स्टडी क्या चीज है, ये हमारे लिए एक नया कंसेप्ट सामने आ गया है कि केस स्टडी क्या चीज है। तो बेसिकली केस स्टडी ये होता है कि आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेके, ये ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका स्टूडेंट भी हो सकता है, और आपके क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सारे यूं समझ लें कि एक केस के तौर पे पूरे आप उस इन्वायरमेंट को आप केस कह सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट एक वार्ड के अंदर होते हैं, जितने भी बेड एक वार्ड में मौजूद होते हैं, वो डॉक्टर के लिए हर पेशेंट एक केस होता है। और इसी तरह अदालत में आप जाते हैं तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं लायर के, वो हर क्लाइंट को वो क्या नाम देते हैं कि वो उनका एक केस है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि हमारी क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चा अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अब वो क्या फेस कर रहा है, हम हर बच्चे को एज अ केस ले सकते हैं, फिर उस केस को लेके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब उसकी स्टडी में अगर हम एक स्पेसिफिक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम कहते हैं जी कि ये बच्चा मेरी क्लास में A+ ग्रेड लेने वाला था, बहुत अच्छा पढ़ता था, और इसका काम जो था वो बहुत जबरदस्त था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपने काम में इसने सुस्ती दिखाना शुरू कर दी है। तो उसके पीछे कोई रीजन होगी। अब उस बच्चे को मैं एक केस के तौर पे लेके तो उसके मुतालिक उसके घर से मैं ले सकता हूं, उसके घर से मैं
उसके घर से मैं ले सकता हूँ उसकी। जी, मैं ये बात कर रहा था कि उसके घर से मैं उसका डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ कि ये बच्चा पहले तो हमारे पास बहुत अच्छा पढ़ता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कमजोर होता जा रहा है। ये क्या वजह है, हम उसकी हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे। वजह क्या है कि ये आहिस्ता 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 कमजोर होता जा रहा है। इट मीन्स कि मैंने उस बच्चे को एज अ केस लिया, और उस केस को मैं क्या कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। क्यों स्टडी कर रहा हूँ? एक्शन, ये मेरी एक एक्शन रिसर्च कहलाती है। अपनी एक्शन रिसर्च के लिए उसको, उस केस को मैं स्टडी कर रहा हूं, ताकि मैं उससे कोई नतीजा निकाल सकूं, ताकि हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। आगे मैं आपको स्लाइड से ही बताता जाऊंगा कि ये जो एक्शन रिसर्च होती है बेसिकली, ये होती है प्रॉब्लम से सॉल्व, इसका मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को यूज करके हम ये एक्शन रिसर्च करते हैं। यानी किसी भी प्रॉब्लम को, जिस प्रॉब्लम को ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द सेशन हम फेस कर रहे होते हैं, हमने उस प्रॉब्लम को स्टडी करना है, हमने उसके मुताबिक डाटा कलेक्ट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीक्वेंस है, जो उसके स्टेप्स हैं, मैं उनको डिस्कशन करने जा रहा हूं। बहरहाल आप ये समझें कि आपके स्कूल के अंदर या आपकी क्लास के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उसको एज अ केस क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। हर बच्चे को आप एज अ केस ले सकते हो। हाँ, अगर वो किसी एक बच्चे से मुतालिक प्रॉब्लम है, तो हम उस बच्चे को हम कहेंगे कि ये एक केस है। अगर पूरी क्लास का प्रॉब्लम है, तो हम पूरी क्लास को नाम देंगे किसका, एक सिंगल केस का। लेकिन अगर पूरे इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम है, तो उस पूरे इंस्टीट्यूट को हम क्या नाम देंगे कि ये एक सिंगल केस है, और उसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब एक्शन रिसर्च इज ओनली कंसर्न विद आ प्रैक्टिकल एक्शन ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को तलाश करने के लिए ये रिसर्च की जाती है। लिहाजा हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड, जो या प्रॉब्लम ओरिएंटेड, एक्शन प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मैं इसको कह सकता हूं कि ये क्या है, एक रिसर्च है। अब हमने बाकायदा से, मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। मैं आपको ये पूरी एक्शन रिसर्च डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि हमने जो रिसर्च करनी है बीएड के इस रिसर्च प्रोजेक्ट में, वो हमने एक्शन रिसर्च ही करनी है। और आपको आकाश साहब एक लिस्ट आपको ग्रुप में भेजेंगे, और उस लिस्ट में आपके लिए कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे। वो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे, उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को आपने स्टडी करके देखना है कि इनमें एक्शन रिसर्च कौन सी है। और जो भी एक्शन रिसर्च का टॉपिक वहां पे मौजूद है, और आप समझते हैं कि मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को क्या कर चुका हूं, फेस कर चुका हूं, और इसको मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, इसको मैं अच्छी तरह स्टडी कर सकता हूं, तो आप उस टॉपिक को चूज करके भेजिए। जैसे कि आकाश साहब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक सिंगल पर्सन बी ये प्रोजेक्ट कर सकता है, और चार बंदों का ये प्रोजेक्ट भी हो सकता है। चार बंदे मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं और ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग किन लोगों के साथ है, और किन लोगों के साथ आप इजीली राब्ता कर सकते हैं, किन लोग, कौन कौन से लोग जो हैं वो आपस में मिलके काम कर सकते हैं, और अपना काम डिवाइड करके तो उन पार्ट्स पे वो उन हिस्सों पे वो काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप बनाए, और अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक वहां से आपने क्या करना है, चूज करना है। एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि मैं ये जब रिकैप करूंगा इस पूरे सेशन को,
तो ये सारी मैं आपको एडवाइसेस दोबारा दूंगा कि आपने किन बातों का खुसूसी ख्याल रखना है अपना रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करते हुए। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्शन रिसर्च के बारे में बता रहा है कि 1940 में पहली मर्तबा ये जो बंदा है, कर्ट लेविन, ये अमेरिकन जर्मन जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है, तो इसने सबसे पहले एक्शन रिसर्च के ऊपर काम किया है। बहरहाल हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये जो एक्शन रिसर्च है ये हमें किस किस हवाले से हमारे लिए ये फायदेमंद है। एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द सोल्यूशन थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। जैसे कि मैं आपको पहले ये बात बता चुका हूं कि ये जो एक्शन रिसर्च है ये बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है। जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे होते हो अपने क्लासरूम के अंदर या अपने इंस्टीट्यूट के अंदर या अपने किसी इलाके के अंदर, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली ये जो एक्शन रिसर्च की जाती है ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही की जाती है। तो चूंकि हम एज अ टीचर, एज अ पोटेंशियल टीचर हम ये रिसर्च कर रहे हैं, तो हम एज अ पोटेंशियल टीचर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं हमारी टीचिंग प्रैक्टिसेस के दौरान, या अगर हम ऑलरेडी किसी स्कूल के साथ अटैच हैं तो वहाँ पे क्लासरूम के अंदर जो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स को, या हमारे एज अ स्टूडेंट होते हुए हमने जो देखा हो कि ये प्रॉब्लम्स क्लासरूम के अंदर आती हैं, तो हम उस किस्म के टॉपिक को खुद क्रिएट कर सकते हैं। वो ये बता रहा है कि ये जो एक्शन रिसर्च है बेसिकली इसका जो सोल्यूशन हम निकालते हैं वो थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के जरिए से निकालते हैं। अब आई एम गोइंग टू डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक सबसे पहले क्या है, अगर आपने किसी टॉपिक को सिलेक्ट कर दिया तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला स्टेप है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फर्स्ट, कि हमने सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम है क्या, तो हम उसके रेलेवेंट डाटा भी कलेक्ट नहीं कर सकते, हम उसके रेलेवेंट एनालिसिस भी नहीं कर सकते, हम उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना यह है, टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए भी आपके टॉपिक का जो वहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको आपने अच्छी तरह समझना है कि स्टेटमेंट क्या है, इसमें किस प्रॉब्लम को इसमें किस प्रॉब्लम को सामने रखा गया है, और हमने आया इस प्रॉब्लम को फेस किया है या नहीं किया तो हमने उसके मुतालिक डाटा को कलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप के कलेक्शन ऑफ द डाटा, सॉरी, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्या करना, आइडेंटिफाई करना। नंबर दो, उस जो आइडेंटिफाई आपने कर लिया, अब उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से मुतालिक डाटा कलेक्ट करना, गैदरिंग डाटा। जब आपने डाटा को गैदर कर लिया, द थर्ड वन इज द एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। आपने जो डाटा कलेक्ट किया हुआ है उस डाटा को एनालाइज करना, उसको छोटे स्टेप्स में क्या करना, डिवाइड करना, उसको ब्रेक डाउन करना। एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स या छोटी छोटी हिस्सों में क्या करना है, डिवाइड करना। डिवाइड करके तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग हकीकत में होती क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम आम हालत में कहते हैं कि किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेना, किसी प्रॉब्लम को हल करना, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। हकीकत में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के असल मानों में नहीं आती। प्रॉब्लम सॉल्विंग के असल मानों में क्या चीज आती है कि चूजिंग द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का आपके सामने सॉल्यूशंस होते हैं, आपके सामने एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम के में भी कि आपके सामने 10 सॉल्यूशंस मौजूद हों। तो हमने क्या करना होता है, हमने कौन सा सॉल्यूशन चूज करना है, विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है हम उसको क्या करते हैं, चूज करते हैं। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चूज करना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि एनालिसिस के दौरान आप प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हो छोटे हिस्सों में। जब ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास हर
उस पार्ट के डिफरेंट सॉल्यूशन सामने आते हैं। अब उन डिफरेंट सॉल्यूशंस को सामने रख के आप क्या करते हो, उनका तज्जिया करते हो और फिर उसमें से आप बेस्ट सॉल्यूशन को चूज करते हो। जब बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है तो फिर आपने उस बेस्ट सॉल्यूशन को आपने इंप्लीमेंट करना होता है। जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो फिर इंप्लीमेंटेशन के साथ आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, उसका जायजा लेते हो कि ये ठीक काम कर रहा है हमारा सोल्यूशन या नहीं कर रहा है। तो ये सारे के सारे जो इंप्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएशन तक और फिर उसकी जो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है और उसके बाद ये चलता रहता है, तो किसी पॉइंट पे आप पहुंचते हो जो सोल्यूशन के। ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हो और आपने इन्हीं टेक्निक्स को अपने एक्शन रिसर्च के अंदर आपने यूज करना है। Expected outcomes of the action research are to addresses the issues, improve the practices. आपने एड्रेस करना है सबसे पहले। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम। You have to break down the problem into the smaller pieces, and there are the some solutions before you and you have to choose the best solution. Which one is the best solution? You have to choose that and then implement the best solution and find out the conclusion. And when you have concluded a solution of the problem, then you can evaluate that कि आया ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये सारे की सारी जो चीजें हैं हमने इशू को सामने लाना है और उसके अंदर इंप्रूव करनी है अपनी प्रैक्टिसेस को। इट इज डन इन द ग्रुप्स। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि आकाश साहब ने आपको बताया कि आप 4 लोग मिलके तो भी एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप में भी किया जा सकता है या इंडिविजुअली भी किया जा सकता है। तो अब आप लोगों के सामने जो भी टॉपिक्स आएंगे, सबसे पहले आप उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉम्प्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें किन किन प्रॉब्लम्स को वो डिफाइन किया गया है, आपके सामने आती हैं और क्या आप इन प्रॉब्लम्स को अपनी क्लासरूम के अंदर कभी फेस कर चुके हैं या नहीं कर चुके। अगर आप फेस कर चुके हैं तो वर्ड आप बहुत अच्छे अंदाज में उसको उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। अगर नहीं किया तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप ही यही है। तो ये तरीकाकार है आपकी एक्शन रिसर्च का। तो अब एक्शन रिसर्च के हवाले से मैं एक स्लाइड और आपके सामने पेश कर लेता हूं, आपको दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको इस पूरे लेक्चर को रिकैप करता हूं। और रिकैप करने के दौरान, रिकैप करके तो मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि आप फिर आज ही हम इंशाल्लाह आपको वो भेज देंगे रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं और फिर आप लोगों ने उसको क्या करना है, चूज करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। हाँ, action research is a process of inquiry or investigation carried out by and for those taking the action and are in the practical work। और ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इतनी देर से मैं आपको यही क्लियर कर रहा हूं कि बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि आपकी किसी क्लासरूम के दौरान आपको पेश आती है। अब मैं उसकी एग्जांपल आपको देता हूं और एक रियल एग्जांपल आपको देता हूं जिसको मैं फेस कर चुका हूं। इस एग्जांपल को भी आप सामने रखते हुए आप ये काम कर सकते हैं कि अपनी तरफ से कोई टॉपिक भी बना सकते हैं और इस टॉपिक को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक कितने लोग यूज करेंगे मैं आपको मजीद इसके हवाले से बता देता हूं। आगे बता रहा है कि एक्शन रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इंक्वायरी दैट सीक्स टू इंप्रूव द सोशल इश्यूज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द एवरीडे पीपल। एक्शन रिसर्च टेंड्स टू हेल्प द क्लासरूम टीचर्स। हमारा कंसर्न यहां पे है, हमने इस स्टेटमेंट को देखना है कि एक्शन रिसर्च जो है वो हेल्प करती है क्लासरूम टीचर्स को टू इम्प्रूव द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस
जो उसकी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस होती हैं, ताकि वो उनको इम्प्रूव कर सके, उनको बेहतर कर सके, एंड रिजॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स। और एजुकेशन के दौरान जिन प्रॉब्लम को वो फेस करता है टीचर, वो उनको सॉल्व कर सके। वो सबसे पहले अपनी क्लासरूम के अंदर देखता है। अच्छा, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने खुद महसूस किया कि हमारे स्कूल के अंदर 9th और 10th क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अब मैं 9th और 10th दोनों क्लासेस को एज अ केस ले रहा हूँ यहाँ पे। और इस केस को मैंने स्टडी किया, इस के ये कैसे ये दोनों क्लासेस जो हैं वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, और उस प्रॉब्लम को हम अ, और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि 9th और 10th की क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी इमला बहुत कमज़ोर है। उनको अगर आप उर्दू में कोई लफ्ज़ बोलेंगे तो वो नहीं लिख सकते। अब ये किसी एक बच्चे की कमज़ोरी नहीं थी, ये पूरी 9th क्लास की कमज़ोरी थी, और ये पूरी